नमस्ते। छड़ मोड़ने और इस्पात को जोड़ने की प्रक्रिया का परिचय नामक इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। राजगिरी के काम में छड़ मोड़ने और इस्पात को जोड़ने के ज्ञान का अधिक प्रभावशाली ढंग से भी इस्तेमाल करने में। छड़ मोड़ने और इस्पात को जोड़ने की प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस्पात की छड़ों का इस्तेमाल संरचनाओं जैसे कॉलम, बीम और स्लैब को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस्पात की इन छड़ों का इस्तेमाल सीधी और मुड़ी हुई छड़ों को मिलाकर किया जाता है। इस तरह इन्हें मिलाकर इस्तेमाल करने से एक सुदृढ़ रचना का निर्माण सुनिश्चित होता है। लेकिन मुड़ी हुई छड़ बाजार में तैयार रूप से उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए आपके लिए यह जरूरी होता है कि छड़ों को मोड़ने का काम आप स्वयं करें, अर्थात कार्यस्थल पर ही इस्पात की छड़ों को आवश्यक लंबाई में काट लें और उन्हें आवश्यक आकृति में मोड़ लें। इसके अलावा इन छड़ों को रखने के लिए आपको एक ढांचे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ढांचे का निर्माण करने के लिए आपको इस्पात को जोड़ने का काम भी आना चाहिए, अर्थात आपको इन मुड़ी हुई छड़ों को बांधकर आवश्यक आयाम वाले पिंजड़े का निर्माण करना होगा। इसलिए एक सहायक राजमिस्त्री के रूप में आपको छड़ों को मोड़ने और इस्पात को जोड़ने से संबंधित कार्यों से परिचित होना चाहिए। छड़ों को मोड़ने से संबंधित क्रियाकलाप। छड़ों को मोड़ने के काम में शामिल है माप ज्ञात करना, आवश्यक लंबाई वाली इस्पात की छड़ प्राप्त करने के लिए। काटना, छड़ को जहां से काटना है उस स्थान पर चौक के टुकड़े से निशान लगाना। काटने का काम या तो हाथ से या यांत्रिक रूप से किसी काटने वाली मशीन से किया जाता है। छड़ों को काटना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस्पात की छड़ आवश्यकता से अधिक लंबाई में उपलब्ध होती है। मोड़ना, किसी पिन प्लेट या बेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करके इस्पात की छड़ को आवश्यक आकृति में प्राप्त करने के लिए। छड़ मोड़ना, कुछ उदाहरण। यहां कुछ ऐसी मानक आकृतियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन आकृतियों में छड़ों को मोड़ा जाता है। इसी तरह छड़ों को एक स्तंभ के सुदृढ़ीकरण के लिए मोड़ा जाता है। इस तरह छड़ों को बीम के चारों ओर एक रकाब की तरह इस्तेमाल करने के लिए मोड़ा जाता है। इस तरह से मोड़ी गई कई छड़ों का इस्तेमाल बीम के चारों ओर एक रकाब की तरह इस्तेमाल करने के लिए। छड़ मोड़ना, कुछ उदाहरण। यहां कुछ ऐसी मानक आकृतियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन आकृतियों में छड़ों को मोड़ा जाता है। इसी तरह छड़ों को एक स्तंभ के सुदृढ़ीकरण के लिए मोड़ा जाता है। इस तरह छड़ों को बीम के चारों ओर एक रकाब की तरह इस्तेमाल करने के लिए मोड़ा जाता है। इस तरह से मोड़ी गई कई छड़ों का इस्तेमाल बीम का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इस तरह एक कोणाकार तरीके से मोड़ी गई छड़ों का इस्तेमाल स्लैब के सुदृढ़ीकरण के रूप में किया जाता है। इस्पात को जोड़ने में भूमिका। वांछित आयाम और आकृति में छड़ों को मोड़ने के बाद
छड़ों को उपयुक्त सुदृढ़ीकरण स्थिति में रखें, जैसे बीम, पायदान या आवश्यकता के अनुसार। छड़ों को बाइंडिंग तार की मदद से एक साथ बांध दें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कंक्रीट का इस्तेमाल सामान्यतः निर्माण कार्य में किया जाता है। तनन बल अर्थात टेंसाइल फोर्सेस का सामना करने की ताकत कंक्रीट में नहीं होती है। निर्माण कार्य की मजबूती को सुरक्षित रखने के लिए कंक्रीट के साथ साथ इस्पात का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि निर्माण को सहारा मिले। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप सलाखें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इस्पात की सूची बना पाएंगे और उनका वर्णन कर पाएंगे। बाजार में विभिन्न प्रकार के इस्पात मिलते हैं। इस्पात में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा हो उतना ही दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कंक्रीट का इस्तेमाल सामान्यतः निर्माण कार्य में किया जाता है। तनन बल अर्थात टेंसाइल फोर्सेस का सामना करने की ताकत कंक्रीट में नहीं होती है। निर्माण कार्य की मजबूती को सुरक्षित रखने के लिए कंक्रीट के साथ साथ इस्पात का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि निर्माण को सहारा मिले। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप सलाखें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इस्पात की सूची बना पाएंगे और उनका वर्णन कर पाएंगे। बाजार में विभिन्न प्रकार के इस्पात मिलते हैं। इस्पात में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा हो उतना ही इस्पात कठोर होता है। आइए अब निर्माण उद्योग में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के इस्पात के बारे में देखते हैं। माइल्ड स्टील की सतह मुलायम होती हैं। यह 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर और 32 मिलीमीटर की सलाखों में उपलब्ध हैं और सेकेंडरी बार्स अर्थात द्वितीय सलाखों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि माइल्ड स्टील सलाखों का इस्तेमाल किया गया हो तो डेवलपमेंट लेंथ होना आवश्यक है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड अथवा HYSD बार्स इस प्रकार की सलाखों की सतह खुरदरी होती हैं। इस प्रकार के इस्पात कंक्रीट के साथ अच्छे से जुड़ती हैं। यह 8 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर, 32 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर में उपलब्ध हैं और सलाख की लंबाई 10 से 12 मीटर होगी। फैब्रिक स्टील यह सलाखों का समूह है जिसमें इस्पात की सलाखें या
इस्पात की वायरों को लिपटी हुई वर्गाकार सलाखों में एक साथ वेल्डिंग से जुड़कर परस्पर जुड़ी हुई जाली बनाई जाती है। ठोस कंक्रीट स्लैब्स, लटकते हुए स्लैब्स और बेलनाकार खानों में फैब्रिक स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। एक फैब्रिक स्टील की जाली की लंबाई 48 से 72 मीटर होती है और चौड़ाई 2.4 मीटर होती है। टीएमटी स्टील, टीएमटी का अर्थ होता है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड स्टील, और यह आजकल के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। इस सत्र में आप सीखेंगे कि साइट पर उपकरणों को कैसे संभाला जाता है। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप इस्पात की सलाखों का प्रबंधन और उनके परिवहन के बारे में समझा पाएंगे। इस्पात की सलाखों का संग्रह जिस स्थान पर किया जाता है और जहां बेंडिंग का कार्य होता है उसे रॉड बेंडिंग वर्क यार्ड कहते हैं। आमतौर पर यार्ड बड़ा होना चाहिए और काम को आसान बनाने के लिए उसे आवश्यकता अनुसार सेट यानी तैयार करना चाहिए। बार बेंडिंग यार्ड में सलाखों को रखते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्टरअप्स और क्रैंक्स को मोड़ने के लिए वर्क बेंच को जमीन से 3 फुट की ऊंचाई पर रखना चाहिए। पूरी लंबाई की सलाखों को रखने के लिए और इस्पात की सामग्री के संग्रह के लिए सुविधाजनक और बड़ी जगह नियुक्त करनी चाहिए। सलाखों को बीम्स या पत्थरों पर रखना चाहिए ताकि सलाखों में जंग न लगे और वे अधिक समय तक टिकें। सलाखों को उनकी मोटाई और नाप के अनुसार संग्रहित करना चाहिए। बचे हुए कटे हुए टुकड़ों को उनके आकार के आधार पर निकाल के रेज यानी 1 फुट से कम लंबाई वाले टुकड़े के साथ रखना चाहिए। बीम्स, कॉलम्स, केज अर्थात पिंजरा और स्टरप्स के संग्रह के लिए किसी एक स्थान को चुनना चाहिए और केवल इन चीजों को ही यहाँ रखना चाहिए। मिट्टी की सड़क को मुख्य सड़क से अलग इस तरह बनाना चाहिए कि ट्रकों को यार्ड के अंदर और बाहर आने जाने में आसानी हो। आइए अब बार बेंडिंग के लिए आवश्यक औजारों और उपकरण को देखते हैं। उपकरण विद्युतीय या यांत्रिकी हो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप हर एक से वाकिफ हों क्योंकि इससे आपको आपका काम अच्छे से करने में आसानी होगी। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप विभिन्न प्रकार के औजारों को पहचान पाएंगे और उनके उपयोग बता पाएंगे। पिंजरा बनाने के लिए सलाखों को काटने, मोड़ने या जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मेजरिंग यानी नाप, मार्किंग और कटिंग उपकरण, बेंडिंग, बाइंडिंग और फिक्सिंग उपकरण, बार बेंडिंग और कटिंग मशीन।
सलाखों को नापने के लिए मेजरिंग टेप का उपयोग किया जाता है। यह 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर और 30 मिलीमीटर में उपलब्ध हैं। सलाखों को नाप लेने के बाद उन पर निशान लगाने के लिए चौक के पिंजरा बनाने के लिए सलाखों को काटने, मोड़ने या जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को मुख्यतः आइए अब बार बेंडिंग के लिए आवश्यक औजारों और पिंजरा बनाने के लिए सलाखों को काटने, मोड़ने या जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मेजरिंग यानी नाप, मार्किंग और कटिंग उपकरण, बेंडिंग, बाइंडिंग और फिक्सिंग उपकरण, बार बेंडिंग और कटिंग मशीन। सलाखों को नापने के लिए मेजरिंग टेप का उपयोग किया जाता है। यह 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर और 30 मिलीमीटर में उपलब्ध हैं। सलाखों को नाप लेने के बाद उन पर निशान लगाने के लिए चौक के टुकड़े या नायलॉन की रस्सी का उपयोग किया जाता है। सलाखों पर निशान लगाने के बाद उन्हें काटने के लिए कटिंग टूल्स नामक उपकरण के समूह का उपयोग किया जाता है। काटने के लिए चिन्हित की गई सलाखों के भाग पर काटने की छेनी रखी जाती है। सलाख पर बने हुए निशान पर छेनी रखी जाती है और उस पर मारने के लिए हथौड़े का उपयोग किया जाता है। यह 8 पाउंड, 10 पाउंड और 12 पाउंड में उपलब्ध है। बाइंडिंग वायर्स को काटने के लिए काटने की पकड़ का उपयोग किया जाता है। आवश्यक कोण पर सलाखों को मोड़ने के लिए बेंडिंग टूल्स अर्थात औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न 3 प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। बेंडिंग लीवर, सलाखों को मोड़ने या सीधा करने के लिए बेंडिंग लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। यह 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर और 32 मिलीमीटर के व्यास वाली सलाखों को मोड़ने के लिए विभिन्न आकार में उपलब्ध हैं। बाइंडिंग हुक और बाइंडिंग वायर, बाइंडिंग हुक 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली एमएस सलाखों से बनते हैं और सलाखों को बाइंडिंग वायर से लपेटने और बांधने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पिन प्लेट एक बेरिंग प्लेट होती है जो 3 छोटी सलाखों या पिंस के साथ इस्पात की प्लेट से बनी होती है। इससे काम को आसान किया जा सकता है। प्लेट का आकार 0.4 इंच बाय 0.4 इंच होता है और 2 पिन के बीच का अंतर D धनात्मक 5 मिलीमीटर होता है। D बराबर जिस सलाख को मोड़ना हो उसका व्यास। यह औजार यंत्र है। ये आधुनिक हैं और काम को जल्दी करने में मदद करते हैं और इनसे उत्पादकता बढ़ती है। बीबीएस में दिखाए अनुसार आवश्यक लंबाई में रीइंफोर्समेंट बार को काटने के लिए बार कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। 12 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाली सलाखों को काटने के लिए सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है। बीबीएस में दिखाए अनुसार आकार देने के लिए और विशिष्ट कोण में बार को मोड़ने के लिए बार बेंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। 12 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाली सलाखों के लिए सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है।
दोस्तों, आप सभी ने सुना ही होगा, इलाज से बेहतर होता है निवारण। आज आइए हम कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं जो हमें कार्य के समय सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं यह समझा पाएंगे। दुर्घटना होने के अनेक कारण हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर टूल्स का इस्तेमाल करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही आपको खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। आप खास सुरक्षा कपड़े पहनकर ये कर सकते हैं। काम करते समय यह कपड़े हमेशा पहनने चाहिए। आइए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आपको पहनने चाहिए उनके बारे में जानते हैं। सुरक्षा जूते नॉन सिंथेटिक सामग्री से बने हुए होते हैं। इसमें विद्युत का अचालक सोल होता है। उनमें इस्पात के टो कवरिंग भी होते हैं जो पैर और अंगूठे को गिरती हुई वस्तुओं से सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षा हेलमेट ठोस और टिकाऊ सामग्री से बनाई जाती है और कंस्ट्रक्शन साइट पर कहीं भी काम करते समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पावर टूल्स के साथ काम करते समय, छपटी बनाते समय, किसी के सर के ऊपर काम करते समय या धातु पर धातु मारते समय प्लास्टिक लेंसेज से बने सुरक्षा चश्मे पहनना जरूरी है। सुरक्षा जैकेट स्कॉच लाइट रिफ्लेक्टिव टेप के साथ फ्लोरोसेंट पीवीसी लेपित पॉलिस्टर से बनी होती हैं। जैकेट के फ्लोरोसेंट रंग की वजह से वह सहचारियों को साफ दिखाई देता है। दस्ताने तीक्ष्ण वस्तुएं या रसायनों के साथ काम करते समय खरोंच से सुरक्षा देते हैं। याद रखें दोस्तों, सुरक्षा सबसे पहले आती है। कभी भी अपने सुरक्षा उपकरणों से समझौता ना करें। कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्पात की सलाखों को यू आकार में गट्ठा बनाकर ढेर लगाया जाता है। फॉर्म वर्क में उनका इस्तेमाल करने से पहले उनको सीधा करना पड़ता है। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप यू आकार की सलाखों को सीधा कर पाएंगे। यह बार बेंडिंग बेंच है। बेंच के दोनों सिरों पर पिन प्लेट्स होती हैं जो सलाखों को मोड़ते या सीधा करते वक्त उन्हें पकड़े रखती हैं। वर्क बेंच जमीन से 3 फुट ऊंची होती है। आइए अब हम सलाख को सीधा करने के पहले तरीके को देखते हैं। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, वर्क बेंच पर यू आकार की सलाखों को रखें। चरण 3, पिन प्लेट पर सलाख के मुड़े हुए हिस्से को रखें। चरण 4, मोड़ की विरुद्ध दिशा में सलाख पर हाथ से जोर लगाएं। चरण 5, सलाख को जांचें और मोड़ को निकालने के लिए सीधा करते समय उसे लगातार घुमाएं। चरण 6, सीधी की हुई सलाखों का ढेर लगाएं।
पिछली स्क्रीन में आपने सिर्फ एक पिन प्लेट के साथ सलाख को सीधा करने का तरीका देखा। दूसरी पद्धति में हम सलाखों को सीधा करने के लिए लीवर का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसे देखते हैं। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, वर्क बेंच पर यू आकार की सलाखों को रखें। चरण 3, पिन प्लेट पर सलाख के मुड़े हुए हिस्से को रखें। चरण 4, मोड़ की विरुद्ध दिशा में सलाख पर हाथ से जोर लगाएं। चरण 5, जोर लगाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी। चरण 6, लीवर लें और मोड़ को सीधा करें। चरण 7, सलाख को जांचें और लीवर का उपयोग करके मोड़ को निकालने के लिए सीधा करते समय उसे लगातार घुमाएं। चरण 8, सीधी की हुई सलाखों का ढेर लगाएं। आइए अब सलाखों को सीधा करने के तीसरे तरीके को देखते हैं। इस तरीके में वर्क बेंच या पिन प्लेट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सलाखों को जमीन पर रखकर भी इसे सीधा किया जा सकता है। इस कार्य के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। यह तरीका 10 मिलीमीटर व्यास से कम व्यास वाली सलाखों के लिए ही उचित है। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, मोड़ पर सलाखों को पकड़ें। चरण 3, सलाख को इस तरह से खींचें कि मोड़ खुल जाए। अब सलाख लगभग सीधी हो गई है। चरण 4, सलाख को सीधा करने के लिए लीवर का उपयोग करें। नमस्ते।
नमस्ते। छड़ मोड़ने और इस्पात को जोड़ने की प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस्पात की छड़ों का इस्तेमाल संरचनाओं जैसे कॉलम, बीम दोस्तों, इस सत्र में आप सीखेंगे कि साइट पर उपकरणों को कैसे संभाला। इस्पात की सलाखों का संग्रह जिस स्थान पर किया जाता है और जहां बेंडिंग का कार्य होता है उसे रॉड। आइए अब बार पिंजरा बनाने के लिए सलाखों को नापने के लिए मेजरिंग टेप का उपयोग किया। आवश्यक कोण पर सलाखों को मोड़ने के लिए यह औजार यंत्र है। ये दोस्तों, आप सभी ने दुर्घटना होने के अनेक कारण हो सकते। कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्पात की सलाखों को यू आकार में गट्ठा बनाकर ढेर लगाया जाता है। फॉर्म वर्क में उनका यह बार बेंडिंग बेंच है। बेंच के दोनों सिरों पर पिन प्लेट्स होती हैं जो सलाखों को मोड़ते या सीधा करते वक्त उन्हें पकड़े रखती हैं। वर्क बेंच जमीन से 3 फुट ऊंची होती है। आइए अब हम सलाख पिछली स्क्रीन में आपने सिर्फ एक पिन प्लेट के साथ सलाख को सीधा करने का तरीका देखा। दूसरी पद्धति में हम सलाखों को सीधा करने के लिए लीवर का। आइए अब सलाखों को सीधा करने के तीसरे तरीके को देखते हैं। इस तरीके में वर्क बेंच या पिन प्लेट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सलाखों को जमीन पर रखकर भी इसे सीधा किया जा सकता है। इस कार्य के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। यह तरीका 10 मिलीमीटर व्यास से कम व्यास वाली सलाखों के लिए ही उचित है। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, मोड़ पर सलाखों को पकड़ें। चरण 3, सलाख को इस तरह से खींचें कि मोड़ खुल जाए। अब सलाख लगभग सीधी हो गई है। चरण 4, सलाख को सीधा करने के लिए लीवर का उपयोग करें। दोस्तों, सलाखों को सीधा करने पर उन्हें विभिन्न लंबाई में काटा जा सकता है। इस सत्र में आप फोम वर्क्स या फैब्रिकेशन में सलाखों के उपयोग के लिए उनको चिह्नित करने और काटने के तरीके देखेंगे। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप हाथ से सलाखों को चिह्नित कर पाएंगे और काट पाएंगे और मशीन का उपयोग करके सलाखों को काट पाएंगे। हाथ से सलाखों को काटने के 2 तरीके हैं। आइए अब पहला तरीका देखते हैं। चरण 1, पीपीई पहने।
चरण 2, आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। चरण 3, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार सलाखों को पहचानें और चुनें। चरण 4, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार सलाखों को चिन्हित करें। चरण 5, सलाख को पत्थर जैसी सख्त सतह पर रखें। चरण 6, मार्किंग पर छेनी को पकड़े और सलाख को आंशिक रूप से काटने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करें। चरण 7, जब आपने 3 से 4 सलाख को काट लिया हो तब छेनी निकालें। अब सलाख को मोड़ने के लिए बेंडिंग लीवर का इस्तेमाल करें। आइए अब हाथ से सलाखों को काटने का दूसरा तरीका देखते हैं। सलाख को काटने के इस तरीके को ज्यादा समय लगता है। इससे बेंडर की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। चरण 3, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार सलाखों को पहचानें और चुनें। चरण 4, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार सलाखों को चिन्हित करें। चरण 5, आरी का उपयोग करके मार्किंग पर सलाख को काटना शुरू करें। आरी की ब्लेंड के साथ सलाख को काटने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होगी ताकि अचूक परिणाम पाया जा सके और मेहनत कम लगे। चरण 6, जब आपने 3 से 4 सलाख को काट लिया हो तब आरी निकालें। अब सलाख को मोड़ने के लिए बेंडिंग लीवर का इस्तेमाल करें। आइए अब मशीन का उपयोग करके सलाखों को काटने के तरीके को देखते हैं। सलाखों को काटने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की जरूरत होगी। यह सलाखों को काटने का बेहतर और तेज तरीका है क्योंकि इससे बार बेंडर की उत्पादकता बढ़ती है। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। चरण 3, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार सलाखों को पहचानें। सलाखों का व्यास 12 मिलीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। चरण 4, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार सलाखों को चिन्हित करें। चरण 5, मशीन पर चिन्हित सलाखें रखें और जहां मार्किंग की गई हो वहां सलाख पर मशीन की कटिंग ब्लेड झुकाएं। चरण 6, मशीन को चालू करें। सलाखों पर ब्लेड्स झुकाएं। कट को अंत तक गहरा करने के लिए ऊपर से कुछ दबाव डालें। ऐसा किया जाता है क्योंकि कटिंग ब्लेड बहुत तेज गति से घूमती है।
दोस्तों, बार बेंडिंग में सलाखें मोड़ी जाती हैं ताकि वो सही स्थिति में खड़ी रह सकें। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप सलाखों को अपने हाथों से और मशीन की मदद से मोड़ पाएंगे। आइए सलाखों को हाथों से मोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चरण देखते हैं। प्रक्रिया को दर्शाने के लिए हम क्रैंक आकार का प्रयोग करेंगे। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। चरण 3, वर्क बेंच के पास चुनी हुई सलाखों को जमाएं। चरण 4, सलाखों को सीधा करें। चरण 5, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार सलाखों को चिह्नित करके काटें। चरण 6, सलाखों को बेंडिंग बेंच पर रखें। चरण 7, 135 अंश के कोण पर पहली मार्किंग पर सलाखों को मोड़ें। चरण 8, सलाखों को आगे की ओर खींचें और पलटें। चरण 9, 135 अंश के कोण पर दूसरी मार्किंग पर सलाखों को फिर से मोड़ें। चरण 10, मोड़ सही है या नहीं यह जांचने के लिए सलाखों को नापें। बार बेंडिंग मशीन एक सेमी ऑटोमेटिक, टिकाऊ, तेज और प्रभावी मशीन है। रीइंफोर्समेंट सलाखों को मोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन उत्पादन क्षमता को प्रभावी रूप से बढ़ाती है और हस्तचालित श्रम का इस्तेमाल कम करने में मदद करती है। इस मशीन का इस्तेमाल 12 मिलीमीटर से बड़े व्यास वाली सलाखों को मोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेंडिंग मशीन में सख्त इस्पात से बनी गोल घूमने वाली प्लेट लगी होती है। इस प्लेट के केंद्र में छोटी गोलाकार यानी सिलिंड्रिकल पिन होती है और बड़ी गोलाकार अर्थात सिलिंड्रिकल पिन सलाखों को चलाती है अर्थात गाइड करती है। घूमने वाली प्लेट की बाहरी ओर से छोटे छिद्र जिस कोण पर सलाखों को मोड़ने की जरूरत है वह निश्चित करते हैं। कोण को निश्चित करने के लिए पिन को डाला जाता है। अब आइए हम इस मशीन का इस्तेमाल करके सलाखों को मोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। चरण 3, सलाखों को सीधा करें। चरण 4, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार सलाखों को चिह्नित करके काटें। चरण 5, मशीन की पिन प्लेट पर सलाखों को रखें। चरण 6,
बार बेंडिंग शेड्यूल में दिए हुए इच्छित कोण के अनुसार पिन को रखें। चरण 7, छोटी गोलाकार पिन और बड़ी गोलाकार पिन के बीच में सलाखों को मार्किंग पर पकड़ें। चरण 8, प्लेट को घुमाने के लिए फुट पैडल को दबाएं। एक बार प्लेट घूमने लगेगी तो दिए हुए कोण के अनुसार सलाख मुड़ेगी। सलाख मुड़ने के बाद प्लेट अपनी मूल स्थिति पर वापस आ जाएगी। चरण 9, दूसरी मार्किंग पर सलाख को मोड़ने के लिए उसे खींचे। चरण 10, सलाख को मोड़ने के लिए प्रक्रिया को दोहराएं। बार बेंडिंग में फार्म वर्क की मांग और आवश्यकता के अनुसार सलाखों को विभिन्न आकार और लंबाई में मोड़ा जाता है। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप स्टरअप्स के लिए सलाखों को मोड़ पाएंगे। आइए देखते हैं कि सलाखों को कैसे मोड़ा जाता है। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। चरण 3, वर्क बेंच के पास चुनी हुई सलाखों का ढेर लगाएं। चरण 4, सलाखों को सीधा करें। चरण 5, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार चौक और मेजरिंग टेप के साथ सलाखों को चिन्हित करें। चरण 6, सलाखों को बेंडिंग बेंच पर रखें। चरण 7, उचित व्यास के बेंडिंग लीवर का उपयोग करके 90 अंश के कोण पर की गई पहली मार्किंग पर सलाख को मोड़ें। चरण 8, सलाख को पलटकर उसका मोड़ पिन प्लेट की दूसरी ओर ले जाएं। चरण 9, सलाख की दूसरी मार्किंग का संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग करके 90 अंश के कोण पर सलाख को मोड़ें। चरण 10, आकार को बराबर करने के लिए सलाख को ठीक करें। चरण 11, 90 अंश का कोण बरकरार रखकर तीसरी मार्किंग पर सलाख को मोड़ें। अब आप सीधी सलाख का सही आयताकार देख सकते हैं। सलाखों के दो छोर अब परस्पर एक दूसरे के ऊपर हैं और एक दूसरे से लंबवत हैं। चरण 12, हुक बनाने के लिए पहले छोर को अंदर की ओर 45 अंश के कोण पर मोड़ें। चरण 13, 90 अंश पर मोड़े और फिर से एक बार अंदर की ओर 45 अंश के कोण पर मोड़ें। चरण 14, अब मेजरिंग टेप का उपयोग करके नाप लें। याद रहे, नाप हमेशा बाहरी छोर से ही लेना चाहिए।
दोस्तों, आज हम एल आकार में सलाख को कैसे मोड़ा जाता है यह देखेंगे। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप एल आकार में सलाख मोड़ पाएंगे। आइए एल आकार में सलाखों को कैसे मोड़ा जाता है यह देखते हैं। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। चरण 3, वर्क बेंच के पास चुनी हुई सलाखों का ढेर लगाएं। चरण 4, सलाखों को सीधा करें। चरण 5, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार सलाखों को चिह्नित करें। चरण 6, सलाखों को बेंडिंग बेंच पर रखें। चरण 7, उचित व्यास के बेंडिंग लीवर का इस्तेमाल करके मार्किंग की हुई सलाख को 60 अंश के कोण पर मोड़ें। आज हम सीखेंगे कि सलाख को स्पेसर के आकार में कैसे मोड़ा जाता है। सलाखों और लिंक्स को सही स्थान में रखने के लिए स्पेसर का उपयोग किया जाता है। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप स्पेसर आकार में सलाख को मोड़ पाएंगे। आइए स्पेसर आकार में सलाख को मोड़ने के चरणों को देखते हैं। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। चरण 3, वर्क बेंच के पास चुनी हुई सलाखों का ढेर लगाएं। चरण 4, सलाखों को सीधा करें। चरण 5, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार चौक और मेजरिंग टेप के साथ सलाखों को चिह्नित करें। चरण 6, सलाखों को बेंडिंग बेंच पर रखें। चरण 7, उचित व्यास के लीवर का उपयोग करके 90 अंश के कोण पर की गई दूसरी मार्किंग पर सलाख को मोड़ें। चरण 8, सलाख को पलटें और 90 अंश के कोण पर की गई दूसरी मार्किंग पर सलाख को मोड़ें। सलाख अंग्रेजी के यू आकार में दिखती है। आज हम सलाख को चेयर यानी कुर्सी के आकार में कैसे मोड़ा जाता है यह सीखेंगे। चेयर के आकार का उपयोग ऊपर और नीचे से जुड़ी हुई सलाखों के समूह को
अलग करने के लिए और उन्हें मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप सलाख को चेयर के आकार में मोड़ पाएंगे। सलाख को चेयर के आकार में मोड़ने के दो तरीके हैं। चलिए पहली पद्धति के बारे में जानते हैं। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। चरण 3, वर्क बेंच के पास चुनी हुई सलाखों को रखें। चरण 4, सलाखों को सीधा करें। चरण 5, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार चौक और मेजरिंग टेप के साथ सलाखों को चिह्नित करें। चरण 6, सलाखों को बेंडिंग बेंच पर रखें। चरण 7, उचित व्यास के लीवर का उपयोग करके 90 अंश के कोण पर की गई दूसरी मार्किंग पर सलाख को मोड़ें। चरण 8, सलाख को पलटें और 90 अंश के कोण पर की गई दूसरी मार्किंग पर सलाख को मोड़ें। सी आकार बन गया है। सलाख को ठीक करें। चरण 9, सी आकार की सलाख को खड़ी स्थिति में रखें और दिखाए अनुसार सलाख को 90 अंश के कोण की पहली मार्किंग पर मोड़ें। यह मोड़ पहले मोड़ से लंबवत होगा। चरण 10, अब सलाख को उल्टा रखें और उसे 90 अंश के कोण में मार्किंग की विरुद्ध दिशा में मोड़ें। यह एक प्रकार का चेयर का आकार है। इस आकार को ठीक करें। अब चेयर आकार में सलाख को मोड़ने की दूसरी पद्धति को देखिए। चरण 1, पीपीई पहने। चरण 2, आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। चरण 3, वर्क बेंच के पास चुनी हुई सलाखों को रखें। चरण 4, सलाखों को सीधा करें। चरण 5, बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार चौक और मेजरिंग टेप के साथ सलाखों को चिह्नित करें।
चरण 6 सलाखों